प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजे गए। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राज्यसभा चुनाव को लेकर रांची में बैठकों का दौर। एनडीए की बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन। चंपाई सोरेन से मिले परिमल नाथवानी। तेजस्वी से प्रणव झा की मुलाकात। राज्य में एनसीसी के स्वतंत्र निदेशालय के गठन को मंजूरी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में साबित होगा मील का पत्थर। और महिला हॉकी नेशंस कप में भारत ने जापान को किया पराजित। जेपीएल में रांची टाइटंस और छोटा नागपुर रॉयल्स की जीत। आज भी 2 मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजे गए हैं। श्री मोदी को वैश्विक स्तर पर यह 33वां सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी का यह सम्मान भारत और स्लोवाक गणराज्य के बीच संबंधों के व्यापक विकास में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। यह पीएम मोदी के लिए 33वां वैश्विक सम्मान है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ वार्ता भी होगी। जब दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी G7 बैठक करता है तो भारत उसका सदस्य नहीं होने के बावजूद चर्चा के केंद्र में दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं G7 की भागीदारी होगी। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। खुद G7 की चर्चा से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि G7 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वैश्विक समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाती है। 2019 में बियारित्ज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों को प्रमुखता से रखा। साल 2020 में कोविड महामारी की वजह से वर्चुअल माध्यम से G7 की बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद 2021 में कार्डवाल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने, वैक्सीन सहयोग और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया। साल 2022 में जर्मनी के अल्माउ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की वकालत की। 2023 में जापान के हिरोशिमा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसी सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों की बैठक भी हुई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साल 2024 में इटली के अपुलिया सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक प्रमुख विषय था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक पर कुछ देशों या कंपनियों का एक अधिकार नहीं होना चाहिए और AI को मानवता के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने समावेशी और जिम्मेदार AI की आवश्यकता पर बल दिया। साल 2025 में कनाडा के G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अब 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता वाले G7 सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, AI गवर्नेंस, व्यापार, निवेश और भू राजनीतिक तनाव प्रमुख मुद्दे हैं। फ्रांस ने भारत को न केवल सम्मेलन में बल्कि उसकी तैयारियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश देते आए हैं। चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना हो, तकनीक के लोकतांत्रिकरण पर बढ़ावा देना हो या फिर समावेशी विकास पर जोर, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान केवल विकसित देश मिलकर नहीं कर सकते, विकासशील देशों को एक साथ लेकर के चलना होगा। G7 शिखर सम्मेलनों के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। फ्रांस के एवियन शहर से अजय मिश्र, DD न्यूज। G7 की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। इसमें भारत आमंत्रित देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार 7वीं बार भागीदारी होगी। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र से इतर कई अन्य बहुपक्षीय मंच हैं जहां दुनिया की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार इन मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारत समेत विकासशील दुनिया की समस्याओं को उठाता रहा है। ऐसा ही एक प्रभावशाली मंच है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। इस समूह की शुरुआत 1975 में हुई थी। उस समय दुनिया तेल संकट, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही थी। तब इन संकटों से निपटने के लिए फ्रांस की पहल पर अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं की बैठक हुई। फिर अगले साल 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप में शामिल हो गया और इस तरह G7 की नींव पड़ी। 1997 से लेकर 2013 के बीच इस समूह में रूस के शामिल होने से ये G8 हो गया था। हालांकि 2014 में क्रीमिया में रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस इस समूह का हिस्सा नहीं है।
हालांकि G7 एक अनौपचारिक समूह है, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलन में गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत समेत ग्लोबल साउथ से जुड़े जरूरी मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आवाज दी है। दुनिया की करीब 10% जनसंख्या के साथ G7 देशों की जीडीपी IMF के मुताबिक करीब 55 ट्रिलियन डॉलर है। हर साल एक सदस्य देश G7 की अध्यक्षता संभालता है, जो उस वर्ष के शिखर सम्मेलन के एजेंडे और प्राथमिकताओं को तय करता है। यहाँ आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि कोई औपचारिक संस्था नहीं होने के चलते यहाँ लिए गए फैसले बाध्यकारी नहीं होते। क्योंकि G7 देश वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली में बेहद अहम किरदार निभाते हैं, इसलिए यहाँ लिए गए निर्णयों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। 2008 के वित्तीय संकट और रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक घटनाओं में G7 देशों ने समन्वित वित्तीय नीतियों और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है। 2019 में फ्रांस की अध्यक्षता में G7 में पीएम मोदी की मौजूदगी के बाद से भारत लगातार हर साल गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। इससे साफ है कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भारत को वैश्विक स्तर पर लिए जा रहे बड़े फैसलों में एक भागीदार के तौर पर देखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस मंच का इस्तेमाल विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों को उठाने में किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजधानी रांची में गहमागहमी तेज है। 18 जून के मतदान से पहले एनडीए और इंडी गठबंधन बेहतर रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। इस सिलसिले में बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात की, जबकि पटना में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा राजद नेता तेजस्वी यादव से मिले। गौरतलब है कि झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। प्रणव झा और परिमल नाथवानी के अलावा झामुमो के बैद्यनाथ राम भी चुनावी समर में हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कल एनडीए की बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर नेताओं ने मंथन किया। इस बैठक में भाजपा के नेताओं के अलावा आजसू पार्टी के सुदेश कुमार महतो और लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। विधायक और भाजपा के विधायक सभी की बैठक हुई और राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी के और तीनों एनडीए के, और कैसे मतदान करना है, कितने बजे जाना है, इस विषय पे भी चर्चा हुई, क्योंकि कई लोग नए विधायक भी चुन के आए हैं और एनडीए अपने प्रत्याशी जो परिमल नाथवानी जी हैं उनके साथ मजबूती से खड़ा है। रांची में आज सीएम आवास में इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस नेता सह मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इंडी गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए घटक दल एकजुट है। जीतेंगे, कहीं कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, ये बंगाल नहीं है, ये झारखंड है और यहाँ इस बार लोग अस्मिता के साथ, झारखंड की मान मर्यादा के साथ वोट करने जा रहे हैं। एनसीसी महानिदेशालय मुख्यालय ने झारखंड और आंध्र प्रदेश में स्वतंत्र राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही देश में राज्य निदेशालयों की संख्या 17 से बढ़कर अब 19 हो गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह कदम राज्य में एनसीसी गतिविधियों के विस्तार, बेहतर समन्वय और अधिक प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा यह पहल युवा सशक्तिकरण तथा राष्ट्र निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। नक्सलवाद से भी अब देश लगभग मुक्त हो चुका है। एक समय था जब बस्तर का नाम आते ही नक्सल हिंसा, बारूदी सुरंग, घात लगाकर हमले और बंदूकों की आवाजें याद आती थी। गांवों तक प्रशासन की पहुंच बेहद सीमित थी और कई इलाके पूरी तरह नक्सलियों के प्रभाव में माने जाते थे। लेकिन पिछले एक दशक में तस्वीर तेजी से बदली। केंद्र और राज्य सरकार ने सुरक्षा रणनीति को मजबूत करते हुए नक्सल नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाया। सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड और राज्य पुलिस के संयुक्त अभियानों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। कई बड़े नक्सली कमांडर मारे गए, सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और बड़ी संख्या में कैडर मुख्यधारा में लौटे। सुरक्षा अभियानों, आधुनिक तकनीक, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण योजनाओं के जरिए सरकार ने नक्सलवाद की जड़ों पर लगातार प्रहार किया। और फिर आई वो तारीख, यानी 31 मार्च 2026, जब देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। अब बस्तर में सुरक्षा कैंपों की जगह विकास केंद्र और जन सुविधा सेवाएं दिखाई देने लगी हैं। सरकार की रणनीति सिर्फ सुरक्षा कार्रवाई पर सीमित नहीं है। जिन इलाकों में पहले नक्सलियों का दबदबा था, वहां अब सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर खड़े होने लगे हैं, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खुलने लगे हैं, दूरस्थ गांवों तक बिजली और पेयजल पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है। बस्तर में स्थापित नए सुरक्षा कैंप अब स्थानीय लोगों के लिए विश्वास केंद्र बनते जा रहे हैं। इन कैंपों के जरिए लोगों को राशन, स्वास्थ्य सेवाएं, आधार कार्ड, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और हर घर जल जैसी योजनाओं ने भी नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ा असर डाला है। जिन गांवों में कभी विकास का नाम नहीं था, वहां अब पक्के मकान, गैस कनेक्शन और स्कूल दिखाई देने लगे हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बस्तर के आदिवासी युवाओं को सुरक्षा बलों, शिक्षा और खेलों से जोड़ने की कोशिशों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। सरकार का दावा है कि नक्सलवाद के खिलाफ अब लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि विश्वास और विकास से जीती गई है। यही वह जगह है कि आज बस्तर में बाजार देर रात तक खुलने लगे हैं, गांव में सड़क निर्माण हो रहा है और आम लोग खुलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। बस्तर में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के 12 वर्षों के दौरान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी गई और आज बस्तर तेजी से शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो पूरे मोदी सरकार को और अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन गांवों तक कभी पहुंचना मुश्किल माना जाता था, अब वहां प्रशासन और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलने की नीति का परिणाम है। यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, सब कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। बस्तर में बदलती तस्वीर अब सिर्फ सरकारी दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। जहां कभी बंदूक और भय का माहौल था, वहां अब विकास और विश्वास की नई कहानी लिखी जा रही है। देश में विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक और जैविक खाद को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं। टाटा स्टील UISL ने प्रकृति स्नेह नाम से प्रीमियम जैविक खाद लॉन्च किया है। इसके जरिए जैविक कचरे को खाद में बदलकर पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन का संदेश दिया जा रहा है। जमशेदपुर में प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 300 टन ठोस कचरे को अब उपयोगी जैविक
खाद में बदला जाएगा। बेल्डी क्लब में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट डीवी सुंदरा रामम ने प्रकृति स्नेह का शुभारंभ किया। सोचना अच्छा है, करना और बेहतर है थीम पर आधारित यह पहल स्वच्छ, हरित और सतत शहर निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। लोगों को थोड़ा सेंसिटाइज करने के लिए सिटीजन्स को कि फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस वेयर यू कैन हेल्प अस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस फूड। उसके बाद हमारा काम शुरू होता है किस तरह से हम इसको यूज करके कंपोस्ट बना सकते हैं। जिस कचरे को कभी शहर की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था, वहीं अब हरियाली, रोजगार और स्वच्छता का आधार बन रहा है। टाटा स्टील UISL के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार भटनागर ने बताया कि जैविक कचरे को वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली खाद में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक परिणामों के बाद इस उत्पाद का विस्तार जल्द ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक किया जाएगा। इस इस्तेमाल से हम मृदा की उर्वरकता को बढ़ाएंगे। अपने शहर का कचरा खुद हम इस्तेमाल करके एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाएंगे जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी में फायदा दे। उम्मीद है कि प्रकृति स्नेह शहर को और अधिक हरित एवं स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। निजी क्षेत्रों के सहयोग से गोड्डा में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की पहल हुई है। गोड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्षेत्र में अडानी फाउंडेशन और अडानी पावर की पहल से कईयों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिविरों के जरिए स्थानीय लोगों को कई तरह की सेवाएं दी जा रही है। टीबी मुक्त भारत के लिए भी फाउंडेशन सहयोग दे रहा है। मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन जारी है। इसी के तहत जमशेदपुर में बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर के स्वामी गोरखनाथ सरस्वती लोगों को ध्यान और योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इसी के तहत गोलमुरी क्लब हॉल में योगाचार्य स्वामी गोरखनाथ सरस्वती लोगों को योग और ध्यान का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग का असर अब पूरी दुनिया देख रहा है। हर कंट्रीज में, हर तरह के कंट्रीज में जा के योग का प्रचार प्रसार किए और अभी भी हमारे पूरे दुनिया में सैकड़ों हजारों सेंटर्स हैं बाहर देश विदेश में, और जो अभी भी वो लोग योग सिखा रहे हैं और कर रहे हैं, और एक अध्यात्म की ओर उनकी चेतना बढ़ी है। योग चिंता, तनाव, अनिद्रा सहित कई विकारों के उपचार में भी सहायक है। जमशेदपुर के सत्यानंद योग केंद्र के पदाधिकारी मलय कुमार डे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर पूरी दुनिया ने योग को अपनाया है। प्रधानमंत्री जी इस योग को पूरे विश्व में फैलाए हैं। यूएन में जाके जब 2015 में योग दिवस 21 जून का अनाउंसमेंट हुआ है, उस समय से हम लोग भी इसको बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम को करने के लिए 21 जून का योग दिवस भी मनाते हैं, जिसमें करीब 1500 बच्चे होते हैं इस एरिया के, जमशेदपुर के सारे स्कूल्स और नॉर्मल पब्लिक भी रहते हैं। वहीं केंद्र के उपाध्यक्ष मनोज कुमार झा ने बताया कि 15 से 20 जून तक आयोजित शिविर में लोगों को आसन और ध्यान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। स्वामी निरंजन सरस्वती के द्वारा वही हम लोग उस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी पद्धति से आगे करें तो जीवन जो है सुखमय होगा, निरोग होगा और भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा बनी। योग न केवल शारीरिक विकारों को दूर करता है, बल्कि अनिद्रा, तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाने का भी सशक्त माध्यम है। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला हॉकी नेशंस कप में भारत ने जापान को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। भारतीय कप्तान सलीमा टेटे ने गोल दागे। गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका को हराकर प्रतियोगिता में अपने अभियान की कल शुरुआत की थी। लगातार 2 जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में भी जगह पक्की कर ली है।
रांची के JSCA स्टेडियम में इन दिनों JPL का रोमांच जारी है। कल हुए मुकाबले में रांची टाइटंस और छोटा नागपुर रॉयल्स ने जीत हासिल की। इधर आज भी JPL में 2 मैच हो रहे हैं। कोलांचल सुपर किंग्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी है। शाम 6:30 बजे से रांची टाइटंस और धनबाद डायमंड्स के बीच भिड़ंत होगी। इधर विश्व कप फुटबॉल में कल खेले गए मुकाबलों में सऊदी अरब और उरुग्वे, बेल्जियम तथा मिस्र और स्पेन तथा केप वर्डे के बीच मैच ड्रॉ रहा। फीफा विश्व कप के ग्रुप जी में एक बड़ा उलटफेर होते होते बचा। सितारों से सजी बेल्जियम और विश्व कप में अब तक कोई मैच न जीतने वाली मिस्र के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। मिस्र ने 20वें मिनट में इमाम उशूर के गोल की मदद से बढ़त हासिल कर ली। 66वें मिनट में रोमेलू लुकाकू द्वारा बनाए गए दबाव के बीच मिस्र के मोहम्मद हानी आत्मघाती गोल कर बैठे, जिसके चलते स्कोर 1-1 हो गया और मैच ड्रॉ रहा। अगर मिस्र की टीम ये मैच जीत जाती तो उनकी ये विश्व कप में पहली जीत होती। मिस्र की टीम ने 1934 में पहली बार फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लिया था। मिस्र को 92 साल और 8 मुकाबलों के बाद अब भी विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजे गए। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राज्यसभा चुनाव को लेकर रांची में बैठकों का दौर। एनडीए की बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन। चंपाई सोरेन से मिले परिमल नाथवानी, तेजस्वी से प्रणब झा की मुलाकात। राज्य में एनसीसी के स्वतंत्र निदेशालय के गठन को मंजूरी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में साबित होगा मील का पत्थर। और महिला हॉकी नेशंस कप में भारत ने जापान को किया पराजित। JPL में रांची टाइटंस और छोटा नागपुर रॉयल्स की जीत। आज भी 2 मैच।